नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जहां हम डिफरेंट कंट्रियों के बारे में जानेंगे कि ये कंट्रीज़ जो हैं इनका कैसे ये उभरती हुई शक्तियां बनी और इनका आविर्भाव किस तरीके से हुआ। तो आज हम इस पे चीन के बारे में बात करते हैं। चीन के बारे में नेपोलियन ने एक बार कहा था, यह सोता हुआ राक्षस है, इसे सोते रहने दो, क्योंकि यदि यह जागता है तो यह विश्व को हिला देगा। नेपोलियन की भविष्यवाणी सही उतरी है या नहीं, यह विचारणीय मामला है, परंतु एक बात निश्चित रूप से सही है कि आज चीन की उपस्थिति विश्व भर में अनुभव की जा रही है। राजनीतिक प्रेक्षक और विश्लेषणकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और उस परिस्थिति पर चर्चा और विचार विमर्श करते रहते हैं जो राष्ट्रमंडलों के बीच इसकी है। विश्व में चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। अद्यतन सरकारी जनगणना के अनुसार लगभग 1.5 बिलियन लोग हैं। इसका चौथा सबसे विशाल राज्य क्षेत्र है। कनाडा, संयुक्त राज्य और रूस केवल क्षेत्रफल में अन्य विशाल देश हैं। विश्व में इसकी सबसे बड़ी थल सेना है। आज इसका प्रति व्यक्ति जीएनपी दूसरा विशालतम है और इसने पिछले बहुत वर्षों से लगभग 8% वृद्धि दर बनाए रखी है। फिर भी महाशक्ति बनने की या आज के विश्व के केवल मात्र महाशक्ति अर्थात संयुक्त राज्य को धमकी देने की योग्य क्षमता की महाशक्ति होने की भी चीन की संभावना का सही ढंग से आकलन करने के लिए चीन के बारे में उन विशेषताओं और कारकों का संपूर्ण परिसर को समझना आवश्यक है जिनका विवेचन इस इकाई में किया गया है। लोकतंत्र चीन का आविर्भाव। इस पृथ्वी पर चीन प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। कई शताब्दियों तक यह शेष विश्व के पृथक रहा क्योंकि यह हर प्रकार से आत्मनिर्भर था। वर्ष 1917 तक चीन की राजनीतिक प्रणाली में सम्राट की प्रधानता थी, जो चीन के निवासियों के अनुसार स्वर्ग की आज्ञा से शासन करता था। दूसरे शब्दों में, राजा देव होता था, वह ईश्वर का पुत्र है, इसलिए वे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस तरीके से संचालित करते थे जो पश्चिम वासियों को बहुत असामान्य और विचित्र प्रतीत होते थे। उन सभी को जो उनसे किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करते थे, सम्राट को उपहार देना पड़ता था। विदेशियों को असभ्य समझा जाता था क्योंकि चीनी बाहरी लोगों से अपने को श्रेष्ठ समझते थे। फिर भी व्यापारी, साधु, विद्वान और जिज्ञासु यात्रियों ने चीन की यात्राएं की और कुछ वहां वर्षों तक रहे। फिर भी चीन बहुत से विदेशियों के लिए पहेली बना रहा। यह केवल पश्चिमी उपनिवेशवाद ने अपना दृढ़ निश्चय फैलाना आरंभ करने के बाद था कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का भाग बनने के लिए बाध्य किया गया था। 1840 के ओपियम युद्ध के बाद जब ब्रिटिश ने, जिसे गनबोट डिप्लोमेसी कहा जाता है, का प्रयोग करके चीनियों से व्यापार के लिए अपने बंदरगाह खुलवाए, चीन को लगभग सभी साम्राज्यवादी शक्तियों से गैर बराबरी संधियों की श्रृंखला पर हस्ताक्षर करने पड़े। इन संधियों ने चीन को सभी यूरोपीय शक्तियों और बाद में जापान के भी अधीन कर दिया। चीन इस अभिप्राय से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहा कि कोई भी शक्ति चीन की राजनीतिक प्रभुसत्ता से दूर रहे, परंतु आर्थिक रूप से सभी अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से लूटा गया। चीन के संसाधनों का प्रमुख भाग विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण में थे। यह सभी देशभक्त चीनियों के लिए चिंता का मामला था क्योंकि यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपमानजनक था, जिन्हें सदा अपनी सभ्यता का गौरव था। 20वीं शताब्दी में चीन ने दूरगामी परिवर्तन देखे और सामूहिक संक्रांति अनुभव किया। पहला 1911 के अंत में और राजतंत्र और उसके साथ सम्राट प्रणाली का अंत हुआ। उसके बाद सांस्कृतिक नवीकरण आंदोलन आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में आई। इसका नेतृत्व माओ जे डोंग ने किया। यह कृषक क्रांति थी, इसे कृष्ण सेना का समर्थन था और यही 1949 में चीन में स्वतंत्रता लाई। अंत में साम्यवादियों ने अपने हमवतनों अर्थात राष्ट्रवादियों, जैसा कि उन्हें जाना जाता था, को पराजित किया। राष्ट्रवादी ताइवान द्वीप में भाग गए और वहां उन्होंने चीन गणतंत्र स्थापित किया। इसके बाद इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC उल्लेख से जाना जाता है।
साम्यवादी, जिसका मुख्य भूमि पर अपना नियंत्रण था, उन्हें लोक गणतंत्र चीन या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा गया। स्वतंत्रता के बाद चीन को काल क्रमानुसार 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात माओ अवधि 1949 से 1977 तक और सुधार अवधि 1978 से आगे। तथापि अपने जन्म से ही पीआरसी की द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि 1971 तक पीआरसी सरकार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, इसके स्थान पर आरओसी सरकार थी। संयुक्त राज्य द्वारा राजनयिक मान्यता केवल 1978 में की गई। उसी वर्ष चीन ने सर्वाधिक नाटकीय और संपूर्णतः अप्रत्याशित तरीकों में अपनी प्रणाली में सुधार करना आरंभ किया। 3 दशक से भी कम समय में चीन कई पहलुओं में बड़ी शक्ति में उभरा है। संयुक्त राज्य और रूस के बाद निसंदेह यह अगला शक्तिशाली देश है।